Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Students, this is Dr. Faisal Shafiq Bhatt, and I'm here to teach you the course of Software Project Management. And students, this is our fourth lecture. इससे पहले हम तीन लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं. तीन लेक्चर्स मैंने वाया यूट्यूब अपलोड कर दिए हैं. दिस इज़ माय फोर्थ लेक्चर. और थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने जो लेक्चर 3 पढ़ा था उसमें हमने किस किस चीज़ को डिस्कस किया था. तो स्टूडेंट्स, हमने जो लेक्चर 3 में चीज़ें डिस्कस की थी उसमें हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, टास्क, वर्क पैकेजेस और बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को देने का मकसद ये था कि वाई वी ब्रेक डाउन लार्ज प्रोजेक्ट्स इनटू टास्क, सब टास्क एंड सब टास्क. इसकी तमाम रीज़न्स थी, वो मैंने आपको बताई थी. क्या वजूहात होती हैं प्रोजेक्ट्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने की, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की. फिर हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हायरार्की के हवाले से बात की कि आपके पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो कैसे हम तक पहुंचा है. इससे ऊपर पहले लीडरशिप थी, फिर मैनेजमेंट थी, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट थी, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स हमारे पास आया है. इसको बड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया. प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के हवाले से डिस्कस किया था. फिर कॉस्ट ऑफ पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से डिस्कस किया था. ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखी थी. और हमने इस चीज़ को भी डिस्कस किया था कि हमारे पास प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं. तो ये स्टूडेंट्स हमारा प्रीवियस लेक्चर था. आज अब हम इसके बाद रिव्यू करने के बाद अपना लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं. और लेक्चर 4 में जो आज का हमारा पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है 4 प्रोजेक्ट डायमेंशंस. एज द टॉपिक सजेस्ट्स कि डायमेंशंस का क्या मतलब होता है. डायमेंशन का मतलब होता है सिमत, कोई भी सिमत, कोई भी उसका पॉइंट. आपके पास प्रोजेक्ट में 4 सिमतें होती हैं, या जिसको मैं उर्दू में कहूँ कि 4 मेन पॉइंट्स होते हैं. वो कौन कौन से हैं? पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी. हम इनको 4 प्रोजेक्ट डायमेंशंस क्यों कह रहे हैं? हम इनको 4 प्रोजेक्ट डायमेंशंस इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में यही 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. कैसे? आपके पास प्रोजेक्ट में आपके काम करने वाले लोग होते हैं जिनको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं. कोई भी प्रोजेक्ट हो वो कोई ना कोई प्रोसेस फॉलो कर रहा होगा. अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ये जो हमारे पास प्रोसेस के स्टेप्स हैं ये फॉलो हो रहे होते हैं. अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट से मुराद हमारे पास वो प्रोजेक्ट है या वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको सामने रख के हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं. और टेक्नोलॉजी से मुराद हमारे पास वो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो हार्डवेयर है जिसके थ्रू हम कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं. तो बेसिकली आपके पास ये 4 ही डायमेंशंस होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट में. तो स्टूडेंट्स, इनको हम ज़रा इंडिविजुअली देखते हैं कि ये 4 जो डायमेंशंस हैं इनमें क्या फर्दर डिटेल्स हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं पीपल. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, कोई भी प्रोजेक्ट हो, ख्वाह वो सॉफ्टवेयर का हो, सिविल इंजीनियरिंग का हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो, किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का प्रोजेक्ट हो, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है. ह्यूमन रिसोर्स से मेरी मुराद ये है कि तमाम लोग जो उस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं. स्टूडेंट्स, ये जहन में रखने की बात ज़रूरी है कि ये इंसान हैं, ये लोग हैं, ये आपकी ह्यूमन रिसोर्स ही है जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं. आपके सामने दुनिया की बेतहाशा कंपनीज़ हैं जो टॉप ऑफ द लिस्ट कंपनीज़ हैं. आपके सामने गूगल है, आपके पास डेल है, आपके पास सैमसंग है, आपके पास आईफोन है. यहाँ पे लोग ही काम कर रहे हैं ना इन कंपनीज़ को सक्सेसफुल करने में. और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हर साल जो रेवेन्यू कमा रही हैं, ये मशीनें कमा के नहीं दे रही हैं, बल्कि लोगों ने अपने आप को इस काबिल किया है कि जिसकी वजह से ये कंपनीज़ अब इस काबिल हो गई हैं कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू कमा रही हैं. सो किसी भी प्रोजेक्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, कोई भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो डायमेंशन होती है, वो आपके पास दिस पीपल डायमेंशन है, दिस पीपल फैक्टर है. आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को जितना अच्छा खुश रखेंगे, मुतमईन रखेंगे, जितना मोटिवेट रखेंगे, ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा काम करेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही रेवेन्यू लेके आएंगे. एंड वाइस वर्सा, अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्स
मोटिवेटेड नहीं है, कमिटेड नहीं है, उनको सैलरीज टाइम पे नहीं मिलती, देयर आर इश्यूज़ विद द मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली वो डीमोटिवेटेड होंगे। और फिर आपके पास दुनिया में बहुत सी ऐसी कंपनीज़ भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपके इर्द गिर्द, आप अपने इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी कंपनीज़ देखते हैं जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, वो हमेशा ही खसारे ही में जा रही होती हैं, वहाँ पे भी काम करने वाले लोग ही हैं, वहाँ पे कोई ऐसी मखलूक और काम नहीं कर रही है जो लोगों के पीपल के अलावा हो। तो आपके सामने एग्जांपल्स सक्सेसफुल कंपनीज़ की भी हैं, आपके पास एग्जांपल्स ऐसी कंपनीज़ की भी हैं जो बिल्कुल रेवेन्यू ही कमा रही हैं और डाउन टू अर्थ हैं, खसारे में हैं। तो दोनों टाइप्स ऑफ कंपनीज़ में, दोनों तरह की कंपनीज़ में आपके पास लोग ही काम कर रहे हैं। इट इज़ ऑलवेज़ अ पीपल प्रॉब्लम। गेरहाल्ड विनबर्ग, इनकी गेरहाल्ड विनबर्ग एक इंसान का नाम है, बंदा है, इसकी एक बुक है द सीक्रेट्स ऑफ कंसल्टिंग, और इस बुक में इन्होंने लिखा है कि इट इज़ ऑलवेज़ अ पीपल प्रॉब्लम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अगर इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो वो लोगों का ही होता है। अगर लोग खुश हैं, मोटिवेटेड हैं, कमिटेड हैं, आपके पास आपकी कंपनी एक्सेल करेगी, एंड वाइस वर्सा। सो देयर आर सम इम्प्रूवमेंट्स विच आर सजेस्टेड इन द पीपल डायमेंशन। और पहली हमारे पास जो इम्प्रूवमेंट है, टीम सिलेक्शन। बीइंग द प्रोजेक्ट मैनेजर, आपको जो अपनी टीम सेलेक्ट करनी चाहिए, उसकी जो रिक्रूटमेंट करनी चाहिए, ऐसे लोग सेलेक्ट करने चाहिए जो मोटिवेटेड हों, जिनके अंदर स्किल्स हों, जो टीम की सूरत में काम कर सकते हों। टीम सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नालायक लोगों की टीम सेलेक्ट कर ली है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, तो फिर डेफिनेटली प्रोजेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर हम बात करते हैं टीम ऑर्गेनाइजेशन। वंस टीम इज़ सेलेक्टेड, आपने अच्छे लोग सेलेक्ट कर लिए हैं, तो फिर टीम ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो टीम बन गई है, जो टीम सेलेक्ट हो गई है, ये ऑर्गेनाइज रहे, एक प्रोजेक्ट में दूसरे प्रोजेक्ट में टीम, अच्छी टीम आपकी टूटनी नहीं चाहिए। और थर्ड पॉइंट है टीम मोटिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, जो टीम के अंदर लोग अच्छा काम करते हैं, वो डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं सम इंक्रीमेंट्स के लिए। मे बी आप उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दे दें, मे बी अगर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स पैसे नहीं दे सकती, तो लेटर ऑफ अप्रिसिएशंस और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट, या अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप उनको एट द एंड ऑफ द ईयर इंक्रीमेंट्स दे दें, पर्क्स दे दें, बोनस दे दें, किसी भी यूरोप का, अमेरिका का फ्री ट्रिप उनको लगवा दें। तो बेसिकली दीज आर द मोटिवेशन फैक्टर्स, स्पेशली उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो बहुत अच्छा काम करते हैं, कमिटेड होते हैं। तो देखें, थोड़ा सा डिफरेंस आपको अपनी टीम में रखना पड़ता है। जिन्होंने कम काम किया है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, अच्छा काम किया है, डेफिनेटली उनको मोटिवेट रखने के लिए आपको उनको कुछ पर्क्स देने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि जिन्होंने कम काम किया है और जिन्होंने ज़्यादा काम किया है, दोनों को एक ही लाठी से हाँकें। उसका नुकसान आपको क्या होगा कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा अच्छा काम किया है और जिन्होंने कम काम किया है, तो दोनों को अगर कुछ भी नहीं मिला एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो फिर डेफिनेटली जो मोटिवेटेड और कमिटेड लोग थे, जिन्होंने ज़्यादा काम किया था, अगले प्रोजेक्ट में उनकी भी एफिशिएंसी लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स वाई ये मोटिवेशन के लिए आपके पास इंक्रीमेंट्स, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, अदर सक्सेस फैक्टर्स एज फार एज पीपल फैक्टर इज़ कंसर्न, मैचिंग पीपल टू टास्क। प्रोजेक्ट के अंदर लोगों को वही काम करने के लिए दें जिसके लिए वो जो काम उनको आता है, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं कि वो एनालिसिस का काम बहुत अच्छा करते हैं, बाज़ डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे होते हैं, बाज़ कोडर्स बहुत अच्छे होते हैं, बाज़ फ्रंट एंड बहुत अच्छा डिज़ाइन करते हैं, कुछ लोग टेस्टिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसा मत करें कि जनाब जो कोडर है आपने उसे एनालिसिस में लगा दिया और जो एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकता था आपने उसे टेस्टिंग में लगा दिया। बीइंग द प्रोजेक्ट मैनेजर इट्स योर ड्यूटी कि आप देखें कि आपके पास जो टीम है उसमें जो लोग काम करने वाले हैं उनकी क्या क्या स्किल्स हैं, और उनकी स्किल्स को फिर अकॉर्डिंगली डिफरेंट फेजेस के अंदर जो टास्क करने हैं, जिसके अंदर उनकी बेस्ट एक्सपर्टीज़ हैं, वहाँ पे उनको आपको डिप्लॉय करना चाहिए। कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, आपके पास जो लोग काम करने के लिए आए हैं वो डिज़र्व करते हैं कि वो अपने कैरियर के अंदर एक्सेल करते रहें। तो डेफिनेटली आपको चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उनकी कैरियर बिल्डिंग के लिए आप उनको डिफरेंट ट्रेनिंग्स करवाएं, उनको वर्कशॉप्स करवाएं, उनकी डिग्रीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप कोशिश करते रहें, ताकि वो लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक स्किल सेट लेके ही अपने पास ना बैठे रहें, बल्कि कॉन्टीन्यूसली उनकी कैरियर के अंदर डेवलपमेंट होती रहे, वो नए टूल्स, टेक्निक्स या जो भी नई चीज़ें आ रही हैं वो सीखते रहें। बैलेंस, इंडिविजुअल और टीम में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको
बैलेंस रखना चाहिए। जो इंडिविजुअल का काम है वो इंडिविजुअल को दें, जो टीम का काम है वो टीम को दें। ये ना हो कि आपने एक इंडिविजुअल को 5 बंदों का काम दे दिया है और 5 बंदों को आपने काम बिल्कुल ही कम दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने लोगों के अंदर, टीम के अंदर बैलेंस आउट रखना चाहिए और तमाम लोगों को सेम नज़र से देखना चाहिए। हाँ, डिफरेंस आप कर सकते हैं कि जिन्होंने ज़्यादा अच्छा काम किया है उनको आप डेफिनेटली रिवॉर्ड्स दे सकते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। नॉर्मली आजकल जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसमें जो कम्युनिकेशन का जो द मोस्ट फॉर्मल मेथड है वो ईमेल है। प्रोजेक्ट्स में जब भी आपके पास अपडेट्स आती हैं वो फ़ौरन आप अपने एम्प्लॉयज़ को ईमेल करें। याद रखिएगा, जो आप SMS है, व्हाट्सएप है, दीज आर इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। द मोस्ट फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन इन टुडेज वर्ल्ड इज़ ईमेल। तो जो क्लियर कम्युनिकेशन है वो जो लोगों को अपने उनके टास्क्स के हवाले से बताना है, लोगों को उनके काम के हवाले से बताना है, प्रोजेक्ट को लोगों को उनके प्रोजेक्ट की अपडेशंस के हवाले से बताना है, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि आजकल जो द मोस्ट फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज़ योर ईमेल। सेकंड डायमेंशन की बात करते हैं, प्रोसेस। अब देखिए, प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, प्रोसेस से मुराद मेरे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। हम सॉफ्टवेयर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में देखिए हमारे पास सबसे पहले एनालिसिस होता है। हम रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद डिज़ाइन करते हैं, कोड करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो हम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं और उसके बाद सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस चलती रहती है। तो ये प्रोसेस है। देखिए, प्रोसेस आपका स्टिफलिंग नहीं होना चाहिए। स्टिफलिंग का मतलब ये है कि प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें से चीज़ें स्मूथली गुजर के निकल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रोसेस ऐसा डिज़ाइन कर दिया है कि चीज़ें उसमें से पास आउट ही नहीं हो रही हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बड़ी क्रूड सी एग्जांपल है, लेकिन शायद आपको इस क्रूड सी एग्जांपल से चीज़ें समझ आ जाएं कि अक्सर सरकारी दफ्तरों में अगर आप जाएं तो सही प्रोसेस का आपको वहाँ पे पता लगेगा जहाँ पे मुख्तलिफ टेबल्स पे आपकी जो भी काम वाली फ़ाइल होती है वो फंस जाती है और फिर वो प्रोसेस एक ऐसा लंबा चलना शुरू होता है कि उस प्रोसेस के थ्रू कोई काम नहीं होता और अल्टीमेटली जो काम होना होता है वो जब होता है तो उसकी ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती। तो आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें से आपके जो काम हैं वो फ़ौरन हो जाने चाहिए। हमारे पास 2 तरह के प्रोसेसेस होते हैं, मैनेजमेंट और टेक्निकल। मैनेजमेंट प्रोसेसेस मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि ऐसे तमाम प्रोसेसेस होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को पीपल हैंडलिंग के हवाले से आने चाहिए। ख़ास तौर पे आप देखें, आपने मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा, उसमें मैनेजमेंट की आपने पहले या दूसरे सेमेस्टर में जब मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा होगा डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी होंगी। शायद आगे चल के आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी कोर्स पढ़ें, एंटरप्रेन्योरशिप का भी कोर्स पढ़ें। तो दीज आर सम मैनेजमेंट स्किल्स जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को पता होनी चाहिए। दैन अगेन सम टेक्निकल हमारे पास प्रोसेसेस भी होते हैं, जिस तरह ये नाम लिखे हुए हैं। अभी टेक्निकल प्रोसेसेस हैं, इन तमाम टेक्निकल प्रोसेसेस की डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा क्योंकि ये आगे चल के हमने पढ़ने हैं। क्वालिटी एश्योरेंस अगेन एक कंप्लीट प्रोसेस है। रिस्क मैनेजमेंट हमने कंप्लीट आगे चल के पढ़ना है। लाइफ साइकिल प्लानिंग है। इसके अलावा और बहुत से प्रोसेसेस हैं जो ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को देखने पड़ते हैं, डिप्लॉय करने पड़ते हैं और इनके बगैर आपकी सक्सेस नहीं हो सकती। प्रोसेस के अंदर देखें, आपका फोकस होना चाहिए कस्टमर ओरिएंटेशन। प्रोसेस इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए कि जहां सबसे ज़्यादा फोकस आपके कस्टमर को मिले। कस्टमर ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि सारे का सारा फोकस आपके कस्टमर के ऊपर होना चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की हैं उनको हर हालत में पूरा किया जाना चाहिए। कस्टमर जो चीज़ें चेंज करने के लिए कह रहा है उसको उन चीज़ों को आपको ऑनर करना चाहिए। कस्टमर अगर डिमांड कर रहा है कि आपसे कि कुछ वो आप उसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट करके दें, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपका प्रोसेस ओरिएंटेशन टुवर्ड्स कस्टमर है तो आप उसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करके दे देते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट की। देखें, प्रोसेस के अंदर कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट की ज़रूरत रहती है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें 10 से 15 साल पहले प्रोसेस का हिस्सा थी वो इम्प्रूव नहीं हुई हैं। डेफिनेटली हर चीज़ में, हर प्रोसेस के अंदर इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही आपके पास किसी प्रोसेस में कोई नई चीज़ आती है, बेहतर चीज़ आ जाती है, तो आप उस प्रोसेस के अंदर उस नई चीज़ को डिप्लॉय करें ताकि आपका प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव होता रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रीवर्क अवॉइडेंस। देखें,
आपका प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि उस प्रोसेस में से कोई भी गलत चीज़ निकल के बाहर ना जाए। क्योंकि देखें, जब आपका प्रोसेस अगर ठीक नहीं है, आपने प्रोसेस के स्टेप्स ठीक नहीं किए हुए, टेस्टिंग ठीक नहीं है, क्वालिटी एश्योरेंस ठीक नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है, उसमें से आप एट द एंड ऑफ द डे टेस्टिंग करने के बाद आपको बार बार चीज़ों पे काम करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्केजुअल बढ़ना शुरू हो गया है। जब आपका स्केजुअल बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि आप रीवर्क करें तो आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है। तो प्रोसेस ऐसा डिज़ाइन आपको करना चाहिए जिससे आपका रीवर्क ना हो, क्योंकि अगर आपका रीवर्क जितना होगा आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। और स्पेशली उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है जब चीज़ें कस्टमर के पास जाती हैं और वहाँ पे जाके एरर्स या इश्यूज़ आते हैं। जब चीज़ें कस्टमर के पास जा चुकी होती हैं, तो उस टाइम जब कस्टमर आपको चीज़ें वापस भेजता है और आपको दोबारा रीवर्क करना पड़ता है, तो उसकी एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फिर प्रोडक्ट को कस्टमर वापस भेजता है, उसकी भी कॉस्ट आपको बेयर अप करनी पड़ती है। फिर आप उस पर काम करते हैं, फिर उसको रीसेंड करते हैं, फिर इन द मीन वाइल सारे के सारे प्रोसेस के अंदर जो कस्टमर का काम रुकता है, फिर कस्टमर कस्टमर के लिए आपके लिए वो रिस्पेक्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहती, और वो बहुत से लोगों को बताएगा कि भाई इन लोगों से काम ना करवाएं, इनकी चीज़ें, इनकी प्रोडक्ट्स मत ख़रीदें क्योंकि इनमें इश्यूज़ आते हैं। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रोसेस का फोकस आपका कस्टमर ओरिएंटेशन और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट और रीवर्क अवॉइडेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि उसमें से कोई भी फॉल्टी चीज़ निकल के बाहर ना जाए और आपको टेस्टिंग के बाद उस पर रीवर्क ना करना पड़े, ताकि आपका स्केड्यूल ना बढ़े और ना ही कॉस्ट बढ़े। फिर हम बात करते हैं थर्ड डायमेंशन की, प्रोडक्ट से मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रोडक्ट से मुराद हमारे पास जो कस्टमर ने हमें रिक्वायरमेंट्स दी हैं, या कस्टमर का जो प्रोजेक्ट है, या कस्टमर जो हमसे सॉफ्टवेयर तैयार कराना चाह रहा है, वो हमारे पास प्रोजेक्ट है। दिस प्रोडक्ट है टेंजिबल डायमेंशन। व्हाट इज़ टेंजिबल डायमेंशन? टेंजिबल का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसको आप छू सकें। देखें, सॉफ्टवेयर में वैसे ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है कि जो टेंजिबल हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेंजिबल लिखने का मकसद ये है कि सिर्फ एक ही चीज़ होती है सॉफ्टवेयर के अंदर जिसको आप एग्जीक्यूट होते हुए देख सकते हैं, और वो आपका कोड होता है। कोड आपका एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद फिर वो रन करता है सॉफ्टवेयर, और रन करने के बाद जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो पूरी होनी चाहिए। तो जो सॉफ्टवेयर आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, उस एग्जीक्यूशन के हवाले से इसे टेंजिबल डायमेंशन बोला गया है। और प्रोडक्ट में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास कस्टमर की तरफ से कुछ प्रोजेक्ट के हवाले से करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो उसने आपको दी होती हैं। फीचर क्रीप मैनेजमेंट, फीचर क्रीप मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब एक दफ़ा कस्टमर रिक्वायरमेंट्स दे चुका होता है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो बाद में आ जाती हैं। आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके होते हैं और रिक्वायरमेंट्स नहीं आ जाती हैं, या रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं। तो देखें, अब इसमें दो तरीके हैं। या तो अगर आप इनिशियल स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट हैं और रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं, तो आप उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट हैं तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट में बहुत आगे निकल गए हुए हैं, यू हैव स्टार्टेड द कोडिंग फेज़, तो फिर डेफिनेटली आप आगे आ चुके हैं प्रोजेक्ट में, तो फिर अगर रिक्वायरमेंट्स नई आती हैं या पीछे चेंज होती हैं, तो फिर उनको अकोमोडेट करना मुश्किल है। तो आप कस्टमर को इनकार भी कर सकते हैं, और फिर उसको ये भी कह सकते हैं कि हम जो आपकी चेंज रिक्वायरमेंट्स हैं इसको नेक्स्ट वर्जन में अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टिल कस्टमर इंसिस्ट, तो फिर आप उसको बता सकते हैं कि जनाब कस्टमर नीड टू पे एक्स्ट्रा पेमेंट, और फिर डेफिनेटली आपके पास एक्स्ट्रा पेमेंट अगर वो देने को तैयार है और आपको टाइम फ्रेमवर्क भी बढ़ाने को तैयार है, तो फिर आप चीज़ें वो अकोमोडेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं जनाब। टेक्नोलॉजी से मुराद हमारे पास वो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जो हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली हर ऑर्गेनाइजेशन की ये कोशिश होती है कि वो अच्छा टूल सेलेक्ट करे, उन टूल्स को सेलेक्ट किया जाए जो अप टू डेट हैं, करंटली यूज़ हो रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ऐसे टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें जो हमारे पास प्रोजेक्ट आया है वो इजीली बन जाए। ऑफन द लीस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन, लोग इस पर इतना तवज्जो नहीं देते। तवज्जो इसलिए नहीं दी जाती कि डेफिनेटली 2020 में हम
2000 वाला कोई भी टूल यूज़ नहीं कर रहे होंगे। नॉर्मली ये हर इंसान के दिमाग में यही बात होती है, हर प्रोजेक्ट मैनेजर के जहन में यही बात होती है कि ज़्यादा बेहतर और अप टू डेट जो मार्केट में टूल्स हैं उनको यूज़ किया जाए। वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ रीयूज़, देखें अब तो ये इस पॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा कि कुछ आगे चल के मैंने आपको रीयूज़बिलिटी के फैक्टर्स को डिस्कस करना है। अभी सिर्फ इतना बता दूं कि टूल कोशिश करें कि वो यूज़ करें जिसमें रीयूज़बिलिटी का फैक्टर मौजूद हो, ताकि हम उस टूल के अंदर जो पहले से चीज़ें बनी हुई हैं उनको रीयूज़ कर सकें, ताकि हमारी एफ़र्ट कम से कम लगे और जो हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कि चीज़ों को रीयूजेबल बनाया जाए, तो उन टूल्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करें। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब ये डिफरेंट फेजेस हैं। इन डिफरेंट फेजेस को आगे चल के मैंने हर फेज़ को डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन भी करना है, तो मैं बस इसको गो थ्रू करूँगा क्योंकि इनको हमने आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ना है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, नॉर्मली वी डिटरमिन रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्सेज डिटरमिन करते हैं कि जो किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मुझे कितनी चाहिए होगी। डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स छोटे भी होते हैं, प्रोजेक्ट्स बड़े भी होते हैं, तो छोटे प्रोजेक्ट्स में आपको ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा नहीं चाहिए होगी, बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको ज़्यादा टीम्स चाहिए होंगी, ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगी। फिर डेफिनेटली आप कोई ना कोई लाइफ साइकिल मॉडल सेलेक्ट करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होती है, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है, प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं उनकी हम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। फिर कस्टमर की तरफ से जो टाइम फ्रेमवर्क दिया गया होता है, तमाम काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसके बाद हम ये फ़ैसला करते हैं कि हमें कौन सा लाइफ साइकिल मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए। तो बेसिकली मकसद आपके पास प्लानिंग का यही है कि डिटरमिन प्रोडक्ट फीचर स्ट्रेटजी, हम एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें जिससे हम प्लानिंग के अंदर कस्टमर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो फीचर्स देना चाह रहा है, हम उनसे कस्टमर से वो एक्सट्रैक्ट करें और उसके बाद उसे करने की कोशिश करें। ट्रैकिंग, अगेन हमारे पास प्रोजेक्ट कंट्रोल और ट्रैकिंग का पूरा चैप्टर मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि ट्रैकिंग में हम क्या काम करते हैं। बेसिकली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग का ये होता है कि जब आपकी चीज़ें प्लानिंग के बाद स्टार्ट हो गई हैं, आप चीज़ों को शुरू कर चुके हैं, तो कोशिश करते हैं कि जो आपने शुरू में एस्टिमेट्स लगाए हुए हैं, जो डेडलाइंस डिफ़ाइन की हुई हैं, जो कॉस्ट के पैरामीटर्स डिफ़ाइन किए हैं, चीज़ें उनके मुताबिक भी बने, विद इन कॉस्ट बने, विद इन टाइम बने। जो एफ़र्ट आपको चाहिए वो आपको एलोकेट हो गई है और कोशिश की जाती है कि जब ट्रैकिंग की जाए तो देखें कि हमें जो हमें एफ़र्ट मिली हुई है, जो ह्यूमन रिसोर्स मिली हुई है, उसी के साथ हमें काम करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें और ज़्यादा लोग चाहिए, लेकिन नॉर्मली आप कोशिश यही करते हैं कि जो आपको ह्यूमन रिसोर्स एक दफ़ा आपको आपने डिमांड की है, जब वो आपको मिल गई है तो उसके मुताबिक आप काम करने की कोशिश करें। दो चीज़ें होती हैं, प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल। प्लान्ड होता है जब आपने एस्टिमेट्स लगाए थे एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट कि भाई मैं इतनी कॉस्ट के साथ काम कर लूँगा, मैं इतनी ह्यूमन रिसोर्स के साथ काम कर लूँगा, मुझे इतने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, मैं 10 जनवरी तक इतना काम कंप्लीट कर लूँगा। दिस इज़ प्लान्ड। और एक्चुअल क्या होता है, जब आप एक्चुअल काम स्टार्ट करते हैं तो तब आपके पास, जब एक्चुअली आप चीज़ों को ट्रैक करते हैं तो तब आपको चीज़ों को पता लगना शुरू होता है कि भाई 10 जनवरी तक मैंने इतना काम करना था, वाकई ही मेरा 10 जनवरी तक इतना काम मैंने एक्चुअली कर लिया है। तो फिर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं एक्चुअल को प्लान्ड के साथ। अगर देखें एक्चुअल और प्लान्ड में कोई फ़र्क ना हो तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि जो आपने प्लान किया था उसी तरह ही आपने उसको परफॉर्म भी किया है। लेकिन अगर इफ़ देयर आर वेरिएंसेस और नेगेटिव वेरिएंस है तो इसका मतलब ये है कि आपने एक्चुअली जो काम किया है वो कम किया है, क्योंकि आपका वेरिएंस या डिफरेंस जो आ रहा है वो नेगेटिव है। तो आपने जो प्लान किया था किसी भी पर्टिकुलर डेडलाइन पे, किसी भी पर्टिकुलर डेट पे, वो ज़्यादा काम प्लान किया हुआ था और एक्चुअली कम हुआ है। अब इसको कैसे ट्रैक करना है, इसकी क्या रीज़न्स होती हैं, इसको हम जब ट्रैकिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे कि जब इस तरह के मामलात आ जाते हैं तो हाउ टू हैंडल थिंग्स व्हेन थिंग्स गो ऑफ प्लान। जब चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक नहीं चलती तो इसको कैसे हैंडल करना है, इसको ट्रैकिंग में हम डिटेल में देखेंगे। फिर हमारे पास मेजरमेंट्स हैं। देखें जी,
शायद आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 में सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस का टॉपिक पढ़ा हो। अगर पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो ब्रीफली मैं आगे चल के इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस की मदद से हम सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट चीज़ों को मैयर करते हैं, कॉस्ट को मैयर करते हैं। शायद आपने कोकोमो 1 कोकोमो 2 मॉडल्स वगैरह को, एडवांस कोकोमो को डिस्कस किया हो, जिसकी मदद से हम किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। फिर हम स्केड्यूल कैलकुलेट करते हैं कि एक प्रोजेक्ट कितने अरसे तक चलेगा। फिर हम एफर्ट कैलकुलेट करते हैं कि एक प्रोजेक्ट में मुझे कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होंगे। और फिर हम फीचर्स डिटरमिन करते हैं कि एक प्रोजेक्ट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम थ्रू सम मैट्रिसेस के थ्रू मैयर करते हैं। और आगे चल के हम देखेंगे कि इनको कॉस्ट को कैसे मैयर करना है, स्केड्यूल कैसे डिटरमिन करना है, एफर्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, और प्रोजेक्ट फीचर्स ये रिक्वायरमेंट्स कैसे गैदर करनी है। स्टूडेंट्स, नाउ दीज आर सम ऑफ द टेक्निकल फंडामेंटल्स, इनका आपको पहले पता होगा। मैं एक दफ़ा इसमें से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में चलते हैं उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, एनालिसिस है, डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन या कोडिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है। क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स टेस्टिंग भी इसमें आ जाती है, और उसके बाद सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट है। सो बेसिकली दीज आर टेक्निकल फंडामेंटल्स, या आप इनको प्रोजेक्ट फेजेस भी बोल सकते हैं। क्योंकि मुझे आई नो कि आपने इन चीज़ों को पहले डिस्कस किया है, तो मैं थोड़ा सा इनको तेज़ी के साथ डिस्कस करूँगा। प्रोजेक्ट फेजेस, ऑल प्रोजेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू फेजेस। डेफिनेटली आपके पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इन तमाम फेजेस में डिवाइड हुए होते हैं। ऑल फेजेस टुगेदर आर नोन एज द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ये तमाम के तमाम फेजेस मिलके जो आपके पास प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बनाती हैं, और ईच फेज़ इज़ मार्क्ड बाय द कंप्लीशन ऑफ डिलीवरेबल्स। और डेफिनेटली हर फेज़ जब आप कंप्लीट होता है तो उसका कोई ना कोई आपके पास डिलीवरेबल है। लेट्स टेक द एग्जांपल कि अगर आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ कंप्लीट हो गया है तो आपका हम एक SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। जब आपका डिज़ाइन फेज़ कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास एक डिटेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है। जब आपकी कोडिंग या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास पूरे का पूरा कोड बन जाता है। तो हर फेज़ का कोई ना कोई डिलीवरेबल होता है जो हर फेज़ के आखिर में आपने देना होता है। फिर आइडेंटिफाई द प्राइमरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फेजेस। नॉर्मली आपके पास यही फेजेस होती हैं जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हुए इस्तेमाल करते हैं। 7 कोर प्रोजेक्ट फेजेस। अब ये देख सकते हैं कि थोड़ी सी कुछ लोग क्या करते हैं कि एक आध फेज़ को ब्रेक डाउन कर देते हैं 2 पार्ट्स में। तो ये इसमें मैं होती वो वही फेजेस हैं। अगर 2 पार्ट्स में चली गई तो आप एक काम को 2 पार्ट में कर रहे हैं। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखिए, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट, फिर एनालिसिस, फिर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, फिर डिटेल डिज़ाइन। यहाँ पे आपने डिज़ाइन को 2 पार्ट्स में कर दिया है। फिर सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट, ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस से पहले भी एक फ़ेज़ होती है जिसमें सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट आता है, या जिसे आप कहते हैं कि जनाब प्री प्रोजेक्ट फ़ेज़ है। इसको हमने डिटेल में पढ़ना है जब हमने ये सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, प्री प्रोजेक्ट फेज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। जब हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या प्लानिंग का चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। फिर कोडिंग है। देखें, डिज़ाइन को उन्होंने 2 पार्ट्स में कर दिया, आप एक में भी कर सकते हैं। कोडिंग एंड डिबगिंग है, टेस्टिंग है, और डिप्लॉयमेंट है, और मेंटेनेंस है। कुछ लोग मेंटेनेंस को भी ज़्यादा कर देते हैं। फिर ये देखें और ज़्यादा वेरिएशंस आ गई हैं। ये वेरिएशंस नहीं है, रादर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हर फेज़ में डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे। तो ये जब हम ये इन प्रोजेक्ट फेजेस को प्लानिंग के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की डिटेल में आपको वहाँ पे बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार होते हैं। फिर देखें, ये फेज़ वेरिएशन आ गई है। कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरेशन, सिस्टम एक्सप्लोरेशन, रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशंस एंड सपोर्ट, मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर की रिटायरमेंट। सॉफ्टवेयर अगर आपके यूज़ में नहीं है, सॉफ्टवेयर अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा तो आप उसको रिटायर भी कर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये प्री प्रोजेक्ट जो स्टेज है, जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट से पहले प्री प्रोजेक्ट फेज़ है, इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब हम प्लानिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये 2 फेजेस क्या होती हैं। रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में देखेंगे, डिज़ाइन को, इम्प्लीमेंटेशन को, इंस्टॉलेशन को, ऑपरेशंस एंड सपोर्ट में क्या होता है, मेंटेनेंस, और रिटायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। रिटायरमेंट में आपको अभी बता देता हूँ कि जब एक सॉफ्टवेयर आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना बंद कर देता है तो आप उसको रिटायर कर देते हैं और उसको नए सॉफ्टवेयर से रिप्लेस कर देते हैं। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 आजकल, ऑफिस 10 है, ऑफिस 7 भी था, ऑफिस 2000 भी था।
तो देखें, हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑफिस 365 की रिक्वायरमेंट्स हो तो वो ऑफिस 2010 को रिटायर कर दें और ऑफिस 365 ले आएँ। लेकिन जो एक सॉफ्टवेयर रिटायर होता है, इट डज़ नॉट मीन कि वो ऑब्सलीट हो गया है। हो सकता है कि आपने सॉफ्टवेयर ऑफिस 2010 को रिटायर किया है और उसको रिप्लेस किया है विद ऑफिस 365, बट इट डज़ नॉट मीन कि वो सॉफ्टवेयर ऑब्सलीट हो गया है। हो सकता है कि ऑफिस 10 कोई और बंदा यूज़ कर रहा हो, कोई और ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहा हो और उसकी परफेक्टली रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हों। तो सॉफ्टवेयर ऑब्सलीट सिर्फ उसी सूरत में होता है जब वो किसी की भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे बनाया था उन्होंने ख़ुद ही उसे ऑब्सलीट करार दे दिया है, क्योंकि वो उसके आगे उसके बहुत से वर्जन्स निकाल चुके हैं। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ विंडोज़ 98। अब आप विंडोज़ 98 एक दफ़ा जब रिलीज़ हुई थी तो इट वाज़ अ वंडरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत अरसा चला। फिर कुछ 2000 ऑफिस 2000 सॉरी विंडोज़ 2000 आई, एनटी आई, विंडोज़ एनटी आई, डिफरेंट और इसके फ्लेवर आते रहे। लेकिन अब आप देखते हैं यू डोंट सी विंडोज़ 98, क्योंकि वो अब बिल्कुल ऑब्सलीट हो चुका है। विंडोज़ 2000 नहीं देखते, ऑब्सलीट हो चुके हुए हैं। तो बट रिटायरमेंट डज नॉट मीन कि सॉफ्टवेयर ऑब्सलीट हो गया है। सॉफ्टवेयर ऑब्सलीट एक अलग से कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं क्लासिकल मिस्टेक्स को डिस्कस करूँगा। क्लासिकल मिस्टेक्स से मुराद ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स पहले भी करते रहे हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, और वो अभी भी कर रहे हैं। और कोशिश करूँगा कि उस 5वें लेक्चर में मैं क्लासिकल मिस्टेक्स को ख़त्म करूँ और उसके बाद हमारा ये जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है इंशाल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही मैं आपकी खिदमत से इजाज़त चाहता हूँ। आई होप कि आप कोरोना से अपने आप को महफूज रखेंगे और इंशाल्लाह ताला इस दुआ के साथ कि जल्द हम ऑन कैंपस क्लासेस स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच।